मध्य स्वर्णिम अब डिजिटल पर भी उपलब्ध है। लॉग ऑन करें www.madhyaswarnim.com। हमारे चैनल को फेसबुक और यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ मिलेगी सच्ची खबर, सबकी खबर। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मध्य स्वर्णिम का डिजिटल प्लेटफॉर्म MS न्यूज। पिछले 12 घंटे में पूरे भारत की राजनीति अब करवट लेने की स्थिति बन रही है, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एक बार फिर पूरा विपक्ष मोदी वर्सेस आल इस थ्योरी पे काम करना शुरू कर चुका है। आपको ध्यान, उप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार राधाकृष्णन के खिलाफ विपक्ष ने बी सुदर्शन रेड्डी, जो पूर्व जज हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे, उपराष्ट्रपति के लिए उनको अपना दावेदार बनाया है। माना यह जा रहा है कि भानुमति का जो कुनबा इकट्ठा हुआ था लोकसभा चुनाव के पहले, जिसमें तृणमूल कांग्रेस से लेकर और आम आदमी पार्टी तक सारे एकत्रित थे, और उसके बाद धीरे से ये कुनबा बिखर गया दिल्ली चुनाव में और सबने अपने अपने रास्ते अलग तय कर लिए। लेकिन आज जब मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने विपक्ष के साझा उम्मीदवार के रूप में सुदर्शन रेड्डी के नाम की घोषणा की, तो ये भी कहा गया कि सभी दलों का, सभी विपक्षी दलों का इनको समर्थन है इस उम्मीदवार के रूप में। तो SIR का मुद्दा तो चल ही रहा है देश भर में, संसद आज भी नहीं चली, और इस SIR के मुद्दे के साथ साथ विपक्ष उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार नामित कर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि साझा विपक्ष से अब सत्ता पक्ष की जो है वो लड़ाई होनी। इधर राधाकृष्णन के नाम का घोषणा करके भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने संघ के प्रति जो उदारता दिखाई, 15 अगस्त को जो लाल किले की प्राचीर से संघ का महिमा मंडन किया नरेंद्र मोदी ने, और उसको एक कदम और आगे बढ़कर राधाकृष्णन जो संघ के बड़े अनुशासित स्वयंसेवक हैं और अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल भी हैं, उनको अपना उम्मीदवार घोषित किया। तो माना यह जा रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर संघम शरणम गच्छामि की तरफ है। तो ऐसे में विपक्ष को लगता है कि जो देश की व्यवस्था है, राहुल गांधी हमेशा अपनी सभाओं में RSS और भारतीय जनता पार्टी पर कई प्रकार के आरोप लगाते आए हैं, और राधाकृष्णन की उम्मीदवारी के बाद ये बात तो तय हो गई कि संघ का हस्तक्षेप भारतीय जनता पार्टी में बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा भी। तो अब लगता है कि विपक्ष बी सुदर्शन रेड्डी, जो आंध्र प्रदेश मूल के हैं और एक प्रसिद्ध वकील भी रहे हैं, उनको साझा उम्मीदवार बनाकर जो वर्सेस, यानी जो एक दूसरे के विरोधाभास है, उसको उजागर करने की कोशिश है। अमूमन राष्ट्रपति चुनाव हो या उपराष्ट्रपति चुनाव, दरअसल प्रयास ये होते हैं कि यूनानिमस, सर्वानुमति हो सबकी और सर्वसहमति से ही चुना जाए। कई बार ऐसा नहीं होता, कई बार टूटते हैं ये जो स्थापित मापदंड है। इस बार भी टूटने की स्थिति बन रही है। हालांकि जो संख्या बल है, संख्या बल के लिहाज से यदि देखा जाए तो यदि बहुत बड़ी कोई अनहोनी ना हुई, बड़ी अनहोनी की बात ये कर रहा हूं कि जिस प्रकार से चंद्रबाबू नायडू अभी कुछ दिनों से मंडोले तंडोले की स्थिति में चल रहे हैं, वो जिनके ऊपर अभी बड़ा दारोमदार है, क्योंकि सबको पता है, आपको पता है कि चंद्रबाबू नायडू और के अपने 16 सांसद लोकसभा में और नीतीश कुमार के अपने 12 सांसद लोकसभा में, इन दोनों के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में अपनी सत्ता चलाने में सफल हो पा रही है। और
बिहार में चूंकि विधानसभा चुनाव है इसलिए नीतीश कुमार बहुत कुछ करेंगे ऐसा लगता नहीं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू को भी लंबी पारी खेलनी है अपने प्रदेश में राजनीति की। और जो SIR का मुद्दा है या फिर उसके पहले जो वक्फ बोर्ड का मामला था, उसमें चंद्रबाबू नायडू ने अपनी तरफ से अपनी पोजीशनिंग को क्लियर करने की कोशिश की। तो यदि राष्ट्रपति चुनाव में ऐसा बहुत कुछ, उपराष्ट्रपति चुनाव माफ करें, ऐसा कुछ बहुत कुछ नहीं होता तो बड़ी आसानी से राधाकृष्णन के लिए उपराष्ट्रपति के कार्यालय के दरवाजे खुले दिखाई दे रहे हैं। लेकिन राजनीति में हमेशा एक चीज कही जाती है, वो होती है कि आप दिखाना क्या चाहते हैं। तो विपक्ष एकजुटता दिखाना चाह रहा है और इस मामले में यदि ममता बनर्जी का भी सहयोग मिल गया, आम आदमी पार्टी का भी सहयोग मिल गया, लेफ्ट सारे अभी साथ में ऐसा कहा जा रहा है, शरद पवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ऑफकोर्स लालू प्रसाद यादव की पार्टी RJD है ही उनके साथ में। तो ऐसी स्थिति में परिणाम भले चाहे जो कुछ हो, लेकिन आने वाले समय में देश में एक नई प्रकार की राजनीति की शुरुआत फिर से देखने को मिलेगी। लंबा समय है, अभी 2029 में होना है लोकसभा चुनाव, लेकिन उसके बीच में बहुत सारे राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार अभी सबसे पहले, उसके बाद पश्चिम बंगाल के चुनाव होंगे, इन बिटवीन बहुत सारे राज्यों के चुनाव होंगे। तो क्या उस समय भी विपक्षी एकता ऐसे ही बरकरार रह पाएगी? क्योंकि बड़ी बड़ी शंका रहती है विपक्ष में, विपक्ष की एकता को लेकर। सबके अपने अलग अलग व्यक्तिगत हित जुड़े हुए हैं पार्टियों के, किसी के कोई राज सत्ता से जुड़ा हुआ है, कोई जात सत्ता से जुड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में कितना लंबा ये गठबंधन चल पाएगा, ये देखना भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। और जो बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है विपक्ष ने, साझा उम्मीदवार उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए, वो कितने वोटों के साथ, यदि यकीन मानिए विपक्ष के पूरे वोट वी सुदर्शन रेड्डी को मिलते हैं, बिना एक भी मत कटे हुए, क्रॉस वोटिंग बिना हुए, तो एक अच्छा संकेत इसलिए है कि मजबूत विपक्ष का सामना मोदी सरकार को करना पड़ेगा आने वाले 2-3 वर्षों में। और यदि मतभेद होते होते और क्रॉस वोटिंग हुई या कोई भी दल एक बार फिर इस गठबंधन से बाहर जाता है, जिसको इंडिया अलायंस कहा जा रहा है, तो एक चुनौती हमेशा रहेगी इस देश के सामने। एक जमाना था जब इंदिरा वर्सेस इंडिया की बात की जाती थी, अब स्थिति जो है मोदी वर्सेस आल, इसमें कौन कहां कितना खड़ा दिखाई देता है, ये तो परिणाम तय करेंगे जब उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा तब। लेकिन अभी हाल फिलहाल में मन का ख्याल बनाए रखने के लिए, दिल बहलाने के लिए गालिब यह ख्याल अच्छा है, तो आज बी सुदर्शन रेड्डी के नाम की घोषणा की है विपक्षी दलों ने। यदि बी सुदर्शन रेड्डी के नाम पर ही सारे दल एक जाजम पे आ जाते हैं, तो ये भी एक अच्छी सुखद बात है कि देश में एक नए तरीके की राजनीति देखने को मिलेगी। पक्ष और विपक्ष की गतिरोध तो बना ही हुआ है, संसद चल नहीं रही है, और इस बीच यदि भानुमति का कुनबा जुड़ता है और अपना संयुक्त प्रदर्शन कर पाते हैं, तो यकीन मानिए कि कुछ न कुछ नई खिचड़ी 2029 के पहले इस देश में पक जाए तो आश्चर्य मत मानिएगा। आज हमने बात की उपराष्ट्रपति चुनाव पे एनडीए वर्सेस इंडिया, और जिस प्रकार से आज एकजुटता का परचम दिखाया इंडिया अलायंस ने, वो क्या एनडीए के घटक दलों के लिए या एनडीए के लिए, क्योंकि कहा भी ये भी जा रहा है कि बिहार चुनाव की यदि रिजल्ट नीतीश कुमार या उनकी पार्टी के अनुकूल नहीं रहे, तब
भी क्या नीतीश कुमार एनडीए में शामिल रहेंगे? क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो पलटू कुमार है, पलट जाते हैं और जहां उनके खुद के स्वार्थ दिखते हैं वो उस ओर चले जाते हैं। तो यदि अनुकूल नहीं रहे या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, जैसा कि शिवसेना के शिंदे के साथ महाराष्ट्र में हुआ कि वो मुख्यमंत्री थे और जैसे उनके पार्टी की सीटों की संख्या कम हुई वो मुख्यमंत्री बन गए, क्या ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार तैयार रहेंगे शामिल होने के लिए सरकार में, या अपनी राजनीतिक हसरतों को पूरा करने के लिए, पाले रखने के लिए कुछ और करेंगे? ये समय बताएगा। लेकिन अभी तो एकजुटता की मिसाल कायम करते हुए इंडिया ने के अलायंस के लोगों ने अपने सारे मतभेदों को भुलाने का फैसला किया और एक चुनौती पेश की है एनडीए के सामने और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के सामने, या फिर से उन्हें संयुक्त साझा विपक्ष के साथ एक बड़ी जो वैचारिक लड़ाई है उसको आगे लड़ना पड़ेगा। आज के विमर्श में इतना ही। पिछले अंक को आप लोगों ने बहुत सराहा, बहुत सारे लोगों ने फोन करके कंटेंट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। हम प्रयास करेंगे मध्य स्वर्णिम के मंच के माध्यम से कि उन सारे विषयों को आपके सामने लाएं जो जिसको जानना या जिसको समझना निहायत ही जरूरी है। कल और किसी विषय के साथ करेंगे विमर्श। तब तक के लिए आपकी रात शुभ हो और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार। मध्य स्वर्णिम अब डिजिटल पर भी उपलब्ध है। लॉग ऑन करें www.madhyaswarnim.com। हमारे चैनल को फेसबुक और यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ मिलेगी सच्ची खबर, सबकी खबर।